नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कूटनीतिक दलदल में भारत कहां है, अपने आप को कहां पाता है, किस पोजीशन में है हम? और हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। तालिबान की सरकार अब वहां बन गई है। हम जानते हैं कि वहां पर कौन कौन लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। ऐसे में भारत क्या करे? देखिए, आज एक अहम बैठक हुई जिसका नाम है ब्रिक्स बैठक। आइए एक एक करके आपको उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो यह 5 बड़े विकासशील देशों का एक संगठन है जिसका नाम रखा गया है ब्रिक्स। इसमें ये जो देश हैं उनका पहला पहला अल्फाज जो है वो ले लिया गया है और उससे ब्रिक्स बना है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दुनिया की आबादी का 41% ब्रिक्स देशों में है, यानी कि ये इतना पावरफुल, इतना जरूरी गठबंधन है या एक दल है। दुनिया के 24% जीडीपी का प्रतिनिधित्व यहां पर हो रहा है। सोचिए, जहां चीन हो, रूस हो और भारत हो, वहां किस तरीके से प्रतिनिधित्व होगा। विश्व व्यापार में 16% हिस्सेदारी है ब्रिक्स की। तो इस वजह से यह ब्रिक्स समिट बहुत जरूरी हो जाती है और भारत ने इसकी अध्यक्षता की और यह मीटिंग आज हुई। अब अफगानिस्तान में रूस और चीन क्या साथ हैं? दरअसल दोनों देश संभल कर कदम रख रहे हैं, दखल भी दे रहे हैं, पर यूएस पर तंज भी कस रहे हैं। चर्चा के साथ सुरक्षा पर रूस का जोर भी है। तजिकिस्तान में अपने सैनिक रूस बढ़ा रहा है। तालिबान को $31 मिलियन चीनी मदद मिल रही है। चीन की ऐसे क्षेत्रीय गठजोड़ की मंशा जिसमें भारत ना हो, इस रणनीति के तहत चीन जो है वो अफगानिस्तान में दखल दे रहा है। विकास योजनाओं में एक अहम भूमिका तलाशने की कोशिश कर रहा है चीन। तो यह है अभी की वास्तविक स्थिति कहां है। अब आपको बताते हैं कि भारत अपने आप को कहां पाता है इसमें और क्यों ब्रिक्स जैसी जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है, वो जरूरी हो जाती हैं। तालिबान के साथ एक बार आधिकारिक चर्चा हमारी हुई, लेकिन वो इस चीज पे नहीं हुई कि हमने संबंध खोल दिए हों। हमारे फंसे हुए नागरिकों को निकालने पर यह चर्चा हुई। तो अभी भी हमारी वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। आतंकियों को अफगानी जमीन ना देने का संदेश भी दिया गया हमारी तरफ से। ब्रिक्स में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का साथ संभव है। तो ये दोनों दल जब साथ आएंगे तो क्या एक तरीके का दबाव बन सकता है बाकी दलों पर। दूसरे क्षेत्रीय संगठनों में हालात थोड़े से अलग हैं। जैसे कि 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। एससीओ में भारत के अलावा सभी देश तालिबान पर लामबंद हैं। तो यह है स्थिति इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर के कि भारत किस तरीके से कोऑपरेशन ढूंढ रहा है। अब इस समिट की बात करते हैं जिसमें आप सोचिए BRICS, यानी कि ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। लेकिन तालिबान पर बोला सिर्फ रूस बोला। उनका कहना था कि अमेरिका लौट गया और तबाही छोड़ गया। अमेरिकी सेना की वापसी ने संकट लाया। वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर अभी नहीं मालूम। यह सब व्लादिमीर पुतिन का कहना है। पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने अफगानिस्तान, आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी का केंद्र ना बने अफगानिस्तान, ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन ने बोली। तो क्या हम इस तरीके की ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को साथ में लाकर एक बड़ी योजना बना सकते हैं कि कूटनीतिक तौर पर हम कैसे तालिबान पर अपनी जो पोजीशन है उसको वेट एंड वॉच से निकालकर कुछ और बने। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत मेजर जनरल स्वागत। मैं सबसे पहले तो कू ऐप पर जो हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछते हैं मैं वो आपसे पूछ दूं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो कू ऐप पर जो सवाल हमने पूछा था कि ब्रिक्स क्या तालिबान नीति को आकार देने में भारत नेतृत्व कर सकता है। अब इस पर जो हमारा सवाल आया है दर्शक का, उसको जरा स्क्रीन पर डालते हैं। दहल एक दर्शक हैं जिनका एक कहना है तालिबान को मान्यता देना चाहिए या नहीं। मेजर जनरल सिवाच, आप क्या सोचते हैं? संकेत, तालिबान को मान्यता देना और ना देना ये अभी बिल्कुल भारत
जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। भारत देख रहा है कि आज की तारीख में हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस ले जाया जाए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सोच विचार किया था कि एक अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आएगी, वो तो हुआ नहीं। तो जिस प्रकार से उन्होंने 33 मिनिस्टर डिक्लेयर किए हैं, उसमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, 17 वो हक्कानी नेटवर्क से हैं जो पाकिस्तान चाहता था। और ऐसे में हुआ क्या है कि ना तो वहाँ पर औरतों का कोई एक प्रकार से शामिल किया गया है, ना 2 उज्बेक हैं, एक ताजिक है, और हजारा को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद जो जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए हैं, हसन अखुन और इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, ये वो हैं जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने $5 मिलियन का एक प्रकार प्राइज मनी भी रखी है। वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो बैन है। तो ऐसे में भारत जो है सोच समझ के चलेगा, क्योंकि जो बिगिनिंग लगती है कि जो सोचा था कि शायद ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगी अफगानिस्तान में तालिबान, वो तो हुआ नहीं है। अब हमें सोच समझ के चलना है, क्योंकि 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है संकेत। एक ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वहाँ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और कोई लोग कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो हमने डोनेशन है, एड है, कुछ भी है। ये हमारे 37 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे, 414 के करीब हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन अभी भी फंसे हुए हैं। और दूसरा हमारा जो कि एक पोर्ट है चाबार में, उसमें हमने $1.8 बिलियन खर्च किया है। उसका मेन मकसद था कि हम पाकिस्तान को 22 पास करते हुए अफगानिस्तान में, और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट, और उसके बाद नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करें। हमारा ट्रेड जाने लगा अफगानिस्तान से उसी रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट में। अगर हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है, उससे हमें बड़ा नुकसान होगा। और चीन चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए कि भारत की बजाय चीन जो है वो चाबार पोर्ट को चलाए, और वो चाहता है चाबार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट से मिलाया जाए। तो ऐसे में भारत को बहुत समझ के चलना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा कि तालिबान ने कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई है, मगर हर चीज को समझ के परख के चलेंगे। आज की तारीख में भारत की जो पॉलिसी वेट एंड वॉच है, मुझे लगता है वो ठीक है। और जिस प्रकार से ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर भारत ने एक जो पहल की है, और जिसमें रूस भी खुल के भारत की तरफ अब आ रहा है, क्योंकि रूस का पहले नजरिया काफी था तालिबान की तरफ, मगर अब वो धीरे धीरे एक रियलिटी को समझा है कि अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी आती है तो वो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी आ सकती है। वो उनकी सॉफ्ट वैली माना जाता है। उससे किसी तरीके से रशिया में भी ये इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो वो भी समझने लगे हैं। वो भारत के जो रुख है उसकी तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव अभी हुआ है। तो ऐसे में मैं यही समझूंगा जो ये वेट एंड वॉच की जो भारत की पॉलिसी है वो एक खूबसूरती बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे देशों से बातचीत नहीं कर रहे। अगर आप देखें इसी 3 दिनों के अंदर MI6 के जो डायरेक्टर हैं वो भी भारत में आए हैं। उसी प्रकार CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी आए हैं, और रूस के भी NS से आए हैं। तो अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भारत है, सभी भारत की तरफ देख रहे हैं कि जो भारत का एक प्रकार से एनालिसिस था और जो हमने बताया था कि टेररिज्म फैल सकता है वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भुक्तभोगी है वही जानेगा। बिल्कुल मेजर जनरल सिवाच, आपका कहना सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। आपने बहुत सही बातें रखी। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी का। यशवंत जी, आपका NDTV में बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल है, आपको लगता है ये ब्रिक्स जैसी जो संस्थानें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोरम हैं, ये भारत के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती हैं एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाने के लिए, एक साझेदारी बनाने के लिए, तालिबान पे कोई रणनीति बने? नहीं, जरूर बनाई जा सकती है, और खास करके इसके वास्ते कि ब्रिक्स में रशिया भी है और चाइना भी है, इंडिया भी है। तो इसलिए वहां पर न केवल चर्चा होनी चाहिए बट एक साझा रणनीति बननी चाहिए अफगानिस्तान को लेकर। मैं जानता हूं कि चाइना और हिंदुस्तान, भारत अक्सर एक ही नजरिए से एक मुद्दे के ऊपर नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए और ब्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। सिन्हा जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि चीन की जो मीडिया है, और ये माना जाता है चीन में मीडिया जो कह रही है मतलब सरकार की आवाज, वो बहुत अग्रेसिवली इस बात को कह रहे हैं कि भारत की कोई भूमिका अफगानिस्तान में रह नहीं गई
और अब चीन का निवेश अफगानिस्तान में होगा। ऐसे में भारत देख ले उसको क्या करना है। आपको क्या लगता है हमारे पास क्या विकल्प है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तालिबान और तालिबान 1, जो कि इससे कहीं ज्यादा भयंकर था, उसने 1996 से 2001 तक तालिबान में शासन किया। उसने वो एक टेम्पररी, हमें सेटबैक हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन उसका दूरगामी कोई असर नहीं पड़ा। और जहां तक अफगानिस्तान के जनता की भावना का सवाल है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो प्यार है हिंदुस्तान के लिए, उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। और तालिबान में बिल्कुल साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि अगर वो भारत के खिलाफ वहां की जनता को भड़काना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि भारत की जगह कोई और ले ले, तो वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल। यशवंत जी, आप देखिए, पाकिस्तान, चीन और तालिबान का एक त्रिकोण, इसके बारे में बहुत बात हो रही है। भारत किस तरीके से, कौन से मंच का प्रयोग करके इस त्रिकोण को तोड़े, या इसके बदले में क्या रणनीति बनाए, किसके साथ जाए? देखिए, हमारी देश के भीतर और देश के बाहर ग्लोबली सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आज के दिन क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा प्रजातंत्र। पाकिस्तान में प्रजातंत्र की कोई कदर नहीं है, चीन में प्रजातंत्र की कोई कदर नहीं है। और जैसा हमने म्यांमार में देखा कि चीन को वहां के मिलिट्री शासन के साथ डील करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जब सारी दुनिया को दिक्कत थी, भारत सहित। तो इसलिए चीन के विदेश नीति में नैतिकता का सर्वथा अभाव है। हमारी विदेश नीति में नैतिकता और नैतिक मूल्य अभी भी बचे हैं, और मुझे लगता है कि हमें उनको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ताकत है जिसमें प्रजातंत्र भी है। तो इसलिए अगर कुछ अल्पकाल के लिए लगता है कि भाई चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारा नुकसान अफगानिस्तान में कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि दीर्घकाल में ऐसा नहीं होगा। यशवंत जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं। अक्सर विदेश नीति में, और पहले तो ये बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम, कि जब आपको दो एक्सिस में चुनना होता था तो एक बनाम दूसरा होता था। जैसे कि अगर हम अमेरिका और रूस की बात करें तो अमेरिका बनाम रूस, कि या तो ये या ये। अब फिर उसमें चेंज आया कि अमेरिका और रूस। आपको लगता है अफगानिस्तान पर भारत की जो एक नीति थोड़ी सी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, थोड़ी सी प्रो यूनाइटेड स्टेट्स हो गई थी, अब उसको थोड़ा सा रुझान रूस की ओर लाना जरूरी है, या उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, मुझे तो अमेरिका फर्स्ट की नीति से बराबर विरोध रहा है। रूस हमारा सबसे लंबे अरसे से दोस्त रहा है, टाइम टेस्टेड वो हमारी दोस्ती है। रूस बराबर हमारे काम आया है हर बार जब हमें जरूरत पड़ी है। इसलिए रूस के समर्थन को तो हमें किसी हालत में नहीं खोना चाहिए। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैं बार बार इस बात को दोहरा के कहता रहा हूं कि भारत को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए अपनी नीति को रूस के साथ, और चीन और पाकिस्तान के साथ करने का सवाल नहीं उठता है। और ये जो एक अक्सर मीडिया में तिकड़ी बनती है कि चीन, रूस और पाकिस्तान एक साथ मिलकर कोई रणनीति बना रहे हैं, तो भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत रूस के साथ मिलकर अलग से रणनीति बना रहा है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो अमेरिका ने तो सब कुछ बर्बाद किया अफगानिस्तान में। आज बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देश है दुनिया में, तो इसलिए उसके साथ संबंध बनाए रखने में और अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कू ऐप पर इसी मुद्दे पर एक पोल। और अब वक्त है कू ऐप पर
पोल का सवाल यह था कि क्या तालिबान नीति को आकार देने में भारत नेतृत्व कर सकता है। कू ऐप पर जो भारतीय हैं उसमें से 47% कहते हैं हां, लेकिन 53% कहते हैं नहीं। यानी कि एक डाउट है, एक संदेह है उनके मन में कि हम ये नीति को आकार नहीं दे सकते। लेकिन आप देखिए, जब पोल ऐसा 50-50 हो तो उससे यह समझ जाना चाहिए कि उम्मीद है। तो सरकार से उम्मीद बनी हुई है कि हो सकता है कोई एक वेट एंड वॉच से बाहर निकलने की एक बड़ी ग्लोबल नीति को आकार भारत दे सकता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी।